आइए देखिए हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ सेल पढ़ रहे थे, उसमें हम लोगों ने सीरीज का पैटर्न यूज कर लिया है, पैरेलल भी हो गया है, लेकिन दोनों केसेस में हमने ऐसा देखा है कि जब सेल आइडेंटिकल हो तब कुछ इस तरह का होता है। लेकिन आज हम बात करेंगे कि सेल आइडेंटिकल नहीं है बल्कि डिफरेंट है, अ कॉम्बिनेशन पैरेलल। तो पॉइंट डालिएगा, आपकी बात पॉइंट फिर से डालना है। कौन सा कॉम्बिनेशन बाबू? पैरेलल कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन? लेकिन कब? when cell is क्या बाबू? डिफरेंट। सेल क्या हो? जब सेल अपना डिफरेंट हो और कॉम्बिनेशन कैसा हो? पैरेलल। ऐसे सिचुएशन में क्या होने वाला है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, फिगर पर थोड़ा सा फोकस करें। जैसे मान लीजिए कि एक सेल ये हो गया, इसके साथ हमने इंटरनल रेजिस्टेंस जोड़ा, अगेन एक सेल ले लिया, इसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस, इस तरह कुछ पैटर्न बना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम सपोज ऐसा मान लेते हैं कि इसका EMF E1 है, इसका EMF कितना है? इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, इंटरनल रेजिस्टेंस। यहाँ से सपोज करंट I गया, तो आपको पता है कि I कितने हिस्सों में बटा है? उस एक हिस्से का नाम रखा I1, दूसरे हिस्से का नाम क्या रखा? फिर यहाँ आपने I2, ठीक। हम ये नहीं जान गए कि यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है? पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया बाबू? क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो दोनों सेलों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, और इसका साइन आप प्लस का लेगा, इसका साइन ये भी प्लस, और ये कौन सा? लेकिन इनको जब आप सॉल्व करोगे ना, इनको जब सॉल्व करोगे तो हमारे पास एक रिजल्ट आएगा गाइस, दैट इज E and internal resistance. You know, this is R effective and this is your E effective. ये प्लस और ये कौन सा? This is X, this is Y. तो ये पैटर्न अपना X हो गया, ये पैटर्न अपना क्या हो गया? तो आज हम आपसे कहने वाले हैं कि दिए हुए फिगर के हिसाब से आपको E इफेक्टिव और R इफेक्टिव डिटरमाइन करना। कैसे करेंगे? थोड़ा चीजों को समझिए। हम डायरेक्ट यहाँ से बात करें कि फ्रॉम फिगर, कहाँ से बात करें? वो फिगर से आपको ऐसा दिख रहा है कि I1 का वैल्यू जो है I1 प्लस I2 के बराबर हो सकता है, क्योंकि अकेले I कितने हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ? एक I1, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो I निकल जाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि V इज इक्वल टू, आपने पूरा पढ़ा था, E माइनस में कौन सा बाबू? I पढ़े थे ना। तो फॉर फर्स्ट सेल, किस सेल की बात कर रहे हैं? तो V ही रहेगा, बदलेगा E की जगह पर कौन सा? E1। अब माइनस में I1 और साथ में कौन सा? अब कोई बच्चा आपको बताएगा कि V को हमने V1 क्यों नहीं लिखा? पोटेंशियल डिफरेंस, माइनस को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा? और ये E1 माइनस में क्या हो जाएगा? इसीलिए I1 का वैल्यू कितना निकाल सकते? E1 माइनस V बाई में कौन सा? बोलो बच्चा, यहाँ तक किसी को तकलीफ? यस नो, इसको याद रखिएगा। एक क्वेश्चन नंबर अपना कौन सा? अच्छा, एक इंग्लिश का वर्ड है, हम यूज कर सकते हैं सिमिलरली। फॉर सेकंड सेल किसकी बात करेंगे? सेकंड सेल में I1 नहीं लिखे, क्या लिखेंगे? I2, और I2 कितने के बराबर होगा बताइए तो? E2 माइनस V बाई में कौन सा? एक और क्वेश्चन निकला कि नहीं निकला? बोलिए बच्चा। दो चीजें हमारे पास समझ में आ गए।
क्या इक्वेशन नंबर 1 कौन सा? अब इसी I1 और I2 का वैल्यू हम फर्स्ट में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, एक बार रिपीट कर देंगे। एक्चुअली हम निकाल क्या रहे हैं, E इफेक्टिव और R इफेक्टिव। आप ऐसा यूज करें कि यूजिंग इक्वेशन नंबर कौन सा, तो फर्स्ट नंबर से आप I इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, I1 प्लस I इज इक्वल, I1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, E1 माइनस V बाई में R1, अब प्लस में E2 माइनस V बाई में कौन सा, इसको हम तोड़े तो E1 बाई में R1, अब माइनस V बाई में कौन सा, अब प्लस में E2 बाई में कौन सा, अब माइनस V बाई में कौन सा, इसका वैल्यू हो गया। आप चाहे तो इसे और तोड़ सकते हैं क्या बाबू, कि इसे आप चाहे इसी वाले को तो E वाले टर्म को एक साथ और V वाले टर्म को, तो यहाँ से हम कहें आपसे कि I इज इक्वल टू E1 बाई R1, ठीक है, I प्लस हो जाएगा E2 बाई में कौन सा, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, तो क्यों ना माइनस V कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई कितना बाबू, लिख सकते हैं क्या, इसी तकलीफ। अब थोड़ा सा और कंसेप्ट, एलसीएम ले लो भैया, R1 और कौन सा, ये R2 E1 के साथ आ जाएगा और E2 के साथ कौन हो जाएगा, R। अब माइनस में भी इसको भी ले लो, R1 R2 और ऊपर चल जाएगा R2 प्लस कौन सा, क्या इतना लिख सकते हैं, बोलो वाले, इसको दबा देना। अब इतना आ जाने के बाद हम एक चीज पर पहुंच चुके हैं, क्या था अपने पास के भाई, I का वैल्यू दिख रहा है आपको, 12-21 का फॉर्मूला लगाएंगे और इसमें हम आ जाएंगे, थोड़ा सा देखना है, I इज इक्वल E1 R2 प्लस E2 R1, अब बाई में R1 और साथ में कौन सा, अब माइनस में भी एलसीएम लिए थे, तो यहाँ था R2 प्लस कौन सा, अब बाई में R1 इनटू में कौन सा, शायद यही था बाबू हमारे पास। माइनस वाले टर्म को इधर कर दे तो प्लस, अब प्लस वाले इधर कर दे तो अपने के पास हो जाएगा E इनटू में R2 प्लस में R1, अब बाई में R1 R2 इज इक्वल टू E1 R2 प्लस में E2 R1 बाई में R1 और साथ में कौन सा, ये प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाई साहब, यहीं पर पैटर्न समझना है। पैटर्न क्या समझना है, देखिएगा ये मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाएगा तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा, अर्थात E इज इक्वल टू, सुनिएगा असली खेल यही है, E1 R2 और प्लस में E2 R1, अब बाई में R1 और साथ में कौन सा बाबू, लेकिन अब ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, आप ही बताइए, डिवाइड हो जाएगा, ऊपर लिखेंगे R1 R2 और बाई में हो जाएगा R1 प्लस में कौन सा बाबू, बोलो बच्चा होगा कि नहीं होगा, बोलो। अब माइनस में क्या लिखा हम लोगों ने, I, अब माइनस में I लिखा है तो ये चीज इधर आएगा, तो जो चीज इधर मल्टीप्लाई करे इधर आके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। डिवाइड किस तरह से करेगा, तो आपको भी पता है कि ये डिवाइड करता है, तो हो जाएगा R1 R2, अब बाई में R1 प्लस कौन सा, आई होप कि यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ, अब बताए कुछ कट रहा है शायद, हाँ ये वाला चीज आएगा तो इधर उल्टे ना हो जाएगा, ये वाला तो देखो जो इधर मल्टीप्लाई कर रहा है इसके साथ आएगा तो डिवाइड नहीं हो जाएगा, बोलो हाँ बोलो, दो बार, क्योंकि दो बार लिखा है ना, तो ये चीज जब डिवाइड करते एक ही के साथ क्यों करेगा, तो दोनों के साथ करेगा ना, तो ये वाला कट गया, तो हमारे पास भी का एक रिजल्ट आ गया, बड़ा है भयंकर, क्या भैया, E1 R2 अब प्लस में E2 R1 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, R1 प्लस, किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए, अब माइनस में I हम यहाँ रख देते हैं, दिस इज R1 R2, अब बाई में R1 प्लस कौन सा हो जाएगा, ये आपके पास इक्वेशन कौन सा हो जाना चाहिए, ठीक है। अब आपको याद होगा आपने एक फिगर बनाया बाबू, यहाँ पे एक फिगर बनाया, क्या फिगर बनाया कि पूरे कॉम्बिनेशन को जब हम सॉल्व किए
तो पूरा कॉम्बिनेशन का जो सॉल्यूशन हमारे पास आया ये पॉजिटिव नेगेटिव, और इसका नाम क्या रखें और इसका क्या नाम रखें। अब कोई कहता है कि इस फिगर का भी बनाओ, तो आप तो v इज इक्वल टू जानते हो e माइनस में आई आर। बोलो बच्चा, यदि जानते हो तो आप ही बताओ कि आप यहाँ लिख सकते हो therefore v इज इक्वल टू प्रॉपर सर्किट के e की जगह पर क्या लिखो, अब माइनस में i है ही, और r की जगह पर क्या लिख सकते हो, r इफेक्टिव लिखोगे। इक्वेशन नंबर कौन सा हो जाएगा बताओ। तीसरे और चौथे को ध्यान से देखो, क्या ऐसा लग रहा है आपको, कुछ आइडिया लग रहा है भाई। थर्ड एंड फोर्थ में देख रहे हैं कि थर्ड का एलएचएस भी है, आप फोर्थ का एलएचएस भी क्या है, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो इसकी जगह पर ये मिल गया। अब माइनस आई से माइनस आई कट गया तो आर इफेक्टिव ये मिल गया। तो क्या ऐसा हम कह सकते हैं कि यूजिंग इक्वेशन थर्ड एंड कौन सा बच्चा, थर्ड और फोर्थ को कंपेयर करें तो हमें क्या फाइंड आउट हो जाएगा, ई इफेक्टिव का वैल्यू मिल जाएगा ये वाला। और याद रखिएगा जो बच्चा बिहार बोर्ड से हो, E1 R2 प्लस में E2 R1 बाई में R1 प्लस कौन सा, ये पहला फार्मूला है, इसको नजरअंदाज नहीं करना है। अब बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है बाबू, इसको इक्वेशन क्या माना हम लोगों ने, और यहीं से आप R इफेक्टिव यदि ढूंढते हो तो R इफेक्टिव कितना लिख सकते हो, कोई बच्चा बताए। ये वाला ना कितना लिख सकते हैं, R1 R2 बाई में कौन सा, R1 प्लस में कौन सा जी, एक और फार्मूला बना कि नहीं बना, बोलिए। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाए, यही आपके पेपर में आता है, और हम चाहें तो इसको अलग तरीके से अरेंज कर सकते हैं। क्या अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि पैरेलल है तो 1/r इफेक्टिव लिख सकते हैं बाबू। इसको पलट देंगे तो क्या हम कहें आपसे कि R1 प्लस R2 बाई में R1 R2 को क्या R1 बाई R1 R2 आप प्लस R2 बाई R1 R2 लिख सकते हो। R2 से R2 की R1 से R1 की, अरे अरेंज तो कर ही सकते हो। तो 1/r इफेक्टिव कितना हो जाएगा, 1/r2 प्लस 1/r। एनसीईआरटी ने ऐसे लिखा है, उन्हें लिख लिया ताकि आपको तकलीफ आई बात समझ में। तो कुल मिला करके ध्यान से समझिएगा कि ये वाला जो क्वेश्चन है आपके पीएससीबी में कई बार रिपीटेड है। याद रखना कि दोनों के दोनों आपके बिहार बोर्ड में आए हुए और हमारे लिए आगामी पेपर के लिए काफी क्या है, एक फटाफट इससे नोट करें। असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 58 से लेके 68 मींस टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो कितना हो जाएगा 10। ये आप इजीली कर सकते हैं। सुन रहे बच्चियां सर, ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। ये घर से आप लोग करेंगे, दिस इज फॉर होमवर्क, आप पूछेंगे आराम से होता है। तो ये क्या हो गया, सेल का कॉम्बिनेशन हो गया, पैरेलल वाला। सीरीज में सिंपल जोड़ देते हैं, कोई जरूरत नहीं है। तो सेल का कॉम्बिनेशन आप सीरीज पर दोनों पढ़ लीजिए। अब आप नेक्स्ट स्टडी डालेंगे इंपॉर्टेंट सीरीज में भी नॉन आइडेंटिकल वाले को बस जोड़, नॉन आइडेंटिकल वाले नॉन आइडेंटिकल भाई जो भी हो, तो डिफरेंट सेल वाले होंगे उनको सिंपल ऐड करना, मतलब E1 प्लस E2 प्लस E3। इसलिए इसका डेरिवेशन नहीं करना, उसमें करंट नहीं ना फाइंड करना, उसमें EMF ही निकालना था। तो इस वाले केस में आपको नहीं कोई याद रखना है। क्लियर बात भाई, यहाँ तक किसी को तकलीफ तो नहीं। फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो हमारा पैटर्न स्टार्ट होता है किरचॉफ्स लॉ। कौन सा लॉ जी, किरचॉफ्स लॉ, डबल एच होगा सर। कौन सा लॉ जी, किरचॉफ से एक साइंटिस्ट का नाम है
ये भाई साहब दो तरह का लॉ दिए थे, दोनों लॉ में थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। इन्होंने पहले लॉ को बोला फर्स्ट लॉ, इतना अच्छा बात बोला ना, और दूसरे लॉ को क्या बोला सेकंड। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है कि फर्स्ट लॉ का नाम है केसीएल। क्या नाम है? इसको कहते हैं किरचॉफ्स करंट। किरचॉफ्स कौन सा लॉ थी? और एक दूसरा नाम है इसका केवीएल। क्या नाम है? इसको कहते हैं किरचॉफ्स कौन सा? वोल्टेज लॉ। एक किरचॉफ्स करंट लॉ और एक कौन सा? किरचॉफ्स केसीएल हो गया नाम, एक का नाम क्या हो गया? केसीएल का एक दूसरा नाम है बाबू, याद रखिएगा, इसको हम जंक्शन लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं? याद रखिए, इसका दूसरा नाम है जंक्शन लॉ, या कभी कभी इसको हम पॉइंट लॉ भी कहते हैं। कौन सा लॉ है? इसका दूसरा नाम, केवीएल का दूसरा नाम, इसे लूप लॉ भी कहते हैं। कभी कभी तो हद हो जाता है, इसको मेस लॉ भी कहते हैं, खाना बनाने वाला नहीं। तो कुल मिलाकर के आज जो हम बात करने वाले हैं वो किसकी बात करेंगे बाबू? केसीएल। किसकी बात करेंगे? केसीएल का पूरा नाम किरचॉफ्स करंट। देखिए पहला चीज इसमें जंक्शन का मतलब समझिए। जंक्शन एक ऐसा पॉइंट है जहां पर बहुत सारा करंट आएगा भी और वहां से जाएगा। ये एक ऐसा पॉइंट जहां पर इनकमिंग और आउटगोइंग करंट का मीटिंग है ना, जहां पे सब मिल जाए, आए भी और वहीं से जाए भी। तो केसीएल ने अपने पहले लॉ में बोला था कि एक ऐसा पॉइंट जिसे आप जंक्शन कह रहे हो, वहां पर आने वाले सभी करंट या वहां से जाने वाले सभी करंट का अलजेब्रिक सम 0 के बराबर। स्टेटमेंट याद रखिएगा, क्या बोला भाई ने? हाँ, मतलब सिग्मा जो है I इज इक्वल टू कितना? 0। बोलो बच्चा, है ना? और यहाँ I क्या रिप्रेजेंट करेगा? आइदर इनकमिंग और आउटगोइंग करंट। क्लियर है? किसी को तकलीफ? इस बात को याद रखिएगा। हाँ, एक बात जरूर याद रखिएगा कि यहाँ पर एक कंसेप्ट हम लिखते हैं साइन कन्वेंस। क्या लिखते हैं बाबू? साइन कन्वेंस। माने कब न्यूमेरिकल में किस चीज का साइन कैसा लेके चलो। अच्छा सर थोड़ा सा देखिए, इसमें क्या किया जाता है कि यदि अपने पास इनकमिंग करंट कैसा है, इनकमिंग करंट को आप ध्यान दीजिएगा, इनकमिंग करंट को आप इनकमिंग करंट का जो साइन लेके चलेंगे, कैसा लेके चलेंगे? पॉजिटिव लेके चलेंगे। और जो करंट अपने को आउटगोइंग लेना है, न्यूमेरिकल में जाए तो हो सकता है, न्यूमेरिकल केस में हो सकता है इसे लीविंग करंट बोला जाए। इसको इनकमिंग को एंटरिंग करंट बोला जाए। तो आउटगोइंग जो करंट होगा उस करंट का याद रखना है बाबू, साइन हमने कैसा लेना है? पॉजिटिव। ये बात याद रखिए। क्लियर कट? अब यहाँ पर इस टर्म को हम आपको समझाने वाले हैं। जैसे मान लीजिए कि अपने पास एक यहाँ पर पॉइंट है और इस पॉइंट पर मान लीजिए कहीं से करंट अपना आ भी रहा है, हो सकता है कि यहाँ से क्या हो रहा है बाबू? जा। ये सिलसिला चल रहा है। कुल कितने रास्ते बन गए आपके पास? 4। अब कितना बन गया देखो, आप बता दो। अब थोड़ा सा पैटर्न को समझिए। मान लीजिए कि I1 करंट अपना आ रहा है और I2 यहाँ से क्या हो रहा है, फिर I3 क्या हो रहा है, I4 और I5 क्या है बाबू? इनकमिंग है। और ये क्या है? अब आप बताएं कि यहाँ पर कितने करंट आ रहे हैं और कितने जा रहे हैं? बोलो भाई। ठीक है, और इस पॉइंट का नाम है जंक्शन। क्या नाम है बच्चिए सर?
मतलब इट इज अ पॉइंट वेयर ईच करंट आर मीटिंग। क्लियर है ना? उसको हमने क्या नाम देते हैं? अब इतनी बात यदि आप समझ जाते हो तो थोड़ा सा आगे बढ़ो। अब इसमें देखो कौन कौन सा करंट आ रहा है, पहली बताओ। I1, I3, I5, माने 1, 3, 5 ऑड नंबर इनकमिंग है और इवन नंबर क्या है? आउटगोइंग करंट। भाई बहुत दिक्कत तो नहीं है। अब हम आपसे कहेंगे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू KCL, ध्यान दीजिएगा बाबू, अकॉर्डिंग टू क्या बाबू? KCL। अच्छा, अकॉर्डिंग टू KCL ने क्या बोला? KCL ने कहा कि समेशन ऑफ I इज इक्वल टू कितना, और I का मतलब आइदर इनकमिंग और आउटगोइंग। तो आपके पास एक करंट I1 है जो कि इनकमिंग, तो इनकमिंग क्या होगा? प्लस। अच्छा, I2 कैसा था? आउटगोइंग के लिए साइन कैसा लिखा? क्या? दोनों पॉजिटिव हो गया। ओहो, इनकमिंग में पॉजिटिव और यहाँ पर उस वक्त नहीं बोला सर। बहुत सोचता है सर, या तो कॉमन सेंस तो लगाया जा सकता है। आउटगोइंग के लिए क्या लिखेंगे? आउटगोइंग के लिए क्या लिखेंगे बाबू? नेगेटिव। और इनकमिंग के लिए क्या लिखेंगे? तो यहाँ पर आ जाएगी इसलिए ये तो I1 प्लस I2 क्या, और I3 फिर से प्लस हो गया। I4 में क्या लिखेंगे? और I5 फिर से प्लस, और I5 कितना लिखेंगे? इज इक्वल टू, वो चमका गया। अब अपने पास लिखना I1 माइनस में कितना, I3, अब माइनस में कौन सा, I5 माइनस में कौन सा, इज इक्वल। जो प्लस वाले हैं एक साथ, माइनस वाले हैं एक साथ। तो बच्चा आप ही बताओ, क्या यहाँ पर लिखे हम I1 प्लस में I3 प्लस में I5 और बराबर में लिख सकते हैं I2 प्लस I4 प्लस I6। कोई ईमानदारी से हमें बताएगा ये कौन से करंट? तो क्या हम इनकमिंग करंट एक दूसरे को सम कर रहे हैं? क्या हम लिख सकते हैं सम ऑफ इनकमिंग करंट? बोलो बच्चियां, सम ऑफ क्या है और ये क्या है? सम ऑफ क्या बाबू? आउटगोइंग करंट। सम ऑफ इनकमिंग करंट, उसके बाद क्या है? तो यहां से एक स्टेटमेंट और तैयार हो गया कि किरचॉफ ने ये भी बोला कि किसी जंक्शन पर आने वाले सभी करंट का अलजेब्रिक सम और उस जंक्शन से जाने वाले सभी करंट का अलजेब्रिक सम, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, तभी तो नेट करंट जीरो होता है। आई बात समझ में? तो ये भी अपने को याद रखने वाला, ध्यान से समझिएगा, इस बात को याद रखिएगा। बहुत बारी क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, ठीक बात? यहाँ तक किसी को तकलीफ नहीं, ठीक है? अब इस चीज को थोड़ा सा इस तरह से भी देखिए। यहाँ एक नोट में एक बात आपसे लिखवा दें, ये जो KCL है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड होता है, जो आया हुआ क्वेश्चन कैसे बेस्ड होता है बता रहे हैं। देखिए पहला चीज तो हम लिख सकते हैं KCL इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या? ये चार्ज के कंजर्वेशन पर बेस्ड होता है। कौन भाई? कंफर्म बात समझ में आ रही? अब थोड़ा सा इसको और हम इनहेंस करना चाहते हैं, इसको थोड़ा सा और हम बताना चाहते हैं कि किस तरीके से आप कह सकते हैं। तो इसको ऐसे समझिएगा, क्योंकि आपने खुद बोला ना बाबू, क्या बोला आपने? I1 प्लस में I3 प्लस में कौन सा? अब बराबर है किसके? I4 प्लस I5, I4 प्लस I6, I2 भी लिख सकते हैं, हो सकता है क्या? जो एक्टिविटी इधर करेंगे, काम करते हैं इसमें हम
देखिएगा, सोच के बोलिएगा, I1t प्लस I3t प्लस I5t इज इक्वल टू I2t प्लस I4t अब प्लस में I6t कर सकते हैं क्या? मतलब दोनों तरफ t से मल्टीप्लाई करो। लेकिन एक बड़ी अच्छी बात है कि ईश्वर ने हम लोगों को सिखा रखा है कि I इज इक्वल टू जहाँ देखिए वहाँ क्या लिखेंगे, और भैया यहाँ से Q निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा? तो यहाँ I1t है तो क्या लिखेंगे? Q1 लिखेंगे, और यहाँ पर Q3, और यहाँ पर क्या लिखेंगे? Q2 और Q4 प्लस में कितना बाबू? अब आप ही समझ लीजिए कि सभी चार्जेस का सम पहले वाला और सभी चार्जेस का सम बाद वाला यदि इक्वल हो तो इसी बात को तो बोलते थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। पहले चैप्टर में हमने आपको पढ़ाया था बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में कि चार्ज कंजर्व क्वांटिटी है, और कैसे कंजर्व है तो बिफोर रबिंग और आफ्टर रबिंग बताए थे ना, चार्जेस कंजर्व जीरो आता था। तो इसमें आपने कहा कि इनकमिंग चार्जेस और आउटगोइंग चार्जेस का दोनों का सम आपस में क्या है? इक्वल है। और इसी बात को हम लोग क्या नाम देते हैं बाबू? ध्यान रखेंगे, व्हिच इज लॉ ऑफ क्या बाबू? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या बाबू? चार्ज। ये बात प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया? और आपको बता दें कि बाबू ध्यान में रखिएगा, लाइफ में आप हमेशा याद रखिएगा कि ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला इतना इम्पोर्टेंट है कि इस टॉपिक से यही आता ही है, और ये आपका पीएससीबी में कई बार पूछा जा चुका है। ये आप हमें बताएं कि यह किस लॉ पर बेस्ड होता है। हाँ, इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर आ जाता है कुछ इस तरीके, जैसे ऐसे आगे ऐसे क्या क्वेश्चन पूछता है, ये भी एकदम हंसी मजाक वाला क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पूछ दे दिया 5 एम्पियर और यहाँ दे दिया 7 एम्पियर, पूछ लिया यहाँ पर बताए, पूछ लिया कि इधर यदि 1 एम्पियर जा रहा है तो इधर बताए, और कह दिया कि 0.5 एम्पियर इधर जा रहा है तो इधर बताए। ये क्वेश्चन, तो देखिए क्या क्वेश्चन है, मजा आ गया। 7 और 5 कितना हो जाएगा? यहाँ 12, तो यहाँ आंसर कितना लिखेंगे? 12 एम्पियर। 12 में से 1 एम्पियर चल जाएगा कितना हो जाएगा? 11 में से 0.5 चल जाएगा कितना हो जाएगा? 10। आंसर नहीं है। बोलो बच्चे, इससे एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं, हम आपसे पूछे, बताए ऐसे दिया, ऐसे और यहाँ दे दिया कि 2 एम्पियर और यहाँ 5 एम्पियर, यहाँ पता नहीं, यहाँ दे दिया 3 एम्पियर और यहाँ दे दिया, और यहाँ पता नहीं, यहाँ 0.5 एम्पियर और यहाँ पता नहीं। आंसर शीट पे दिया होगा, यहाँ पर पता नहीं और यहाँ पर 1 एम्पियर, तो क्या आप नहीं बता सकते थे? बताओ, 5 और 2 यहाँ कितना आएगा? अब 7 में से 3 जाएगा इधर कितना आएगा? अब 4 इस दोनों में कीजिए क्या? 4 में से 0.5 जाएगा, यहाँ कितना आएगा? 3.5। काम खत्म हो गया। इधर 3 एम्पियर में से 1 एम्पियर इधर कितना आएगा? नहीं बन जाएगा। क्षमता क्या? तो क्या आप लपेट सकते हैं? थोड़ा सा आप लिखिए, यहाँ 7 है, 3 है, 7 में से इधर 3 चला गया ना, तो पूरे ना बचेगा। आप 4 में से 0.5 जाए 3.5 का बचेगा। पर 3 में से 1 गया तो कर दो। आया 3 एम्पियर है, 3 में से 1 इधर चला गया तो 3 जाएगा। इधर तो भेज ही दिया भाई, टोटल 7 एम्पियर था, 7 एम्पियर में से आप इधर 3 एम्पियर भेज दिया, तो आप कितना बने? 4 एम्पियर लगे, इधर जाके डिस्ट्रीब्यूट करा। चमका यहाँ तक समझ में आता है?